Assalamu alaikum, my dear students. You know, we have started chapter number 16 and it is about to complete now. और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं लोकोमोशन इन प्रोटॉक्टिस्टा, दैट इज़ लेक्चर नंबर 18. आगाज़ करते हैं नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत खूबसूरत दुआ के साथ, रब्बि ज़िदनी इल्मा. और जल्दी से मूव करते हैं वाइट बोर्ड पर और देखते हैं कि हम प्रोटेस्टा में क्या क्या पढ़ने वाले हैं. लेट्स मूव टू द वाइट बोर्ड. हाय माय डियर स्टूडेंट्स, लोकोमोशन इन प्रोटॉक्टिस्टा. क्या याद करवाएं आपको कि प्रोटिस्टा क्या हैं? कुछ आपको याद आया? प्रोटिस्ट आर बेसिकली ऑर्गेनिज्म के जो ग्रुप ऑफ मिसफिट्स कहलाता है, यानी कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसमें प्लांट जैसे ऑर्गेनिज्म भी शामिल हैं, एनिमल जैसे ऑर्गेनिज्म भी शामिल हैं, फंगस ऑर्गेनिज्म भी शामिल हैं. लेकिन ये लाइक का वर्ड बता रहा है कि ये प्लांट जैसे हैं मगर प्लांट नहीं है, एनिमल जैसे हैं मगर एनिमल नहीं है, राइट. फंजाई जैसे हैं मगर फंजाई नहीं है. इसीलिए हम इसे बोलते हैं ग्रुप ऑफ एक्सक्लूजन्स, ग्रुप ऑफ एक्सक्लूडेड ऑर्गेनिजम्स. आप लोग इस प्रोटिस्टा के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं, एक पूरा चैप्टर, दैट वाज द फाइलम प्रोटॉक्टिस्टा. इन्हीं प्रोटिस्टा की हम एक और फीचर को स्टडी करने वाले हैं, दैट इज लोकोमोशन. और हम इसके 3 एनिमल्स को आज डिटेल में स्टडी करेंगे. वन ऑफ देम इज यूग्लिना, अदर वन इज पैरामीशियम एंड लास्ट वन इज अमीबा. सो स्टार्ट विद यूग्लिना. आई थिंक कि आप लोगों को ये बात बिल्कुल याद होगी कि यूग्लिना इज एन ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म. तो जब मैं ऑटोट्रॉफ की बात करूंगा तो इसका मतलब ये है कि दे हैव गॉट सम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेल एंड डेफिनेटली दीज आर द क्लोरोप्लास्ट. डेफिनेटली एक यूकैरियोट है. अब देखना यह है कि इस ऑर्गेनिज्म की लोकोमोशन कैसे होती है, यानी कि ये वाला ऑर्गेनिज्म एक एरिया से दूसरे एरिया में कैसे जाता है. मे बी इन द सर्च ऑफ सम केमिकल्स, maybe in the search of light, maybe in the search of food, or maybe in the search of more better environmental conditions. तो इसे लोकोमोट करना पड़ता है. आइए देखते हैं इसमें लोकोमोशन किस तरह से होती है. इस पर्पज के लिए आप इस पर्टिकुलर एनिमेशन और 3D स्ट्रक्चर को देखें तो यू कैन फाइंड कि इस ऑर्गेनिज्म का इंटीरियर बियर करता है, रखता है 2 क्या flagella, and these particular flagella originate from here and that very point is called as the basal body. तो basal body से लंबी सी स्ट्रक्चर बाहर निकलती है, that is something like or you can say hairs of the head, filamentous structure. और इस ऑर्गेनिज्म के 2 फ्लैजेला हैं, एक छोटा और एक बड़ा. यूजुअली ये छोटा फ्लैजेलम है इतना छोटा होता है कि ये इस बेजल बॉडी के ऊपर से बाहर ही नहीं अपीयर होता. लेकिन जो बड़ा वाला फ्लैजेलम है, यू कैन सी इट लिटरली प्रोट्रूड्स आउट, बाहर निकल आता है. तो इसका जो पहला ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन है दैट इज फ्लैजेला. तो लिहाजा हम इसे लिखेंगे कि यूग्लिना जो पहली टाइप की मूवमेंट करता है उसे हम लोग फ्लैजेलर मूवमेंट का नाम देते हैं. फ्लैजेलर मूवमेंट. और इस पर्टिकुलर मूवमेंट में दिस ऑर्गेनिज्म हैज द एबिलिटी टू यूज दिस पर्टिकुलर फ्लैजेलम एज अ लैश, एक शांटे की तरह इस्तेमाल करता है. और जब ये इस पर्टिकुलर फ्लैजेलम को बेंड करेगा बैकवर्ड तो इट विल पुश द वाटर इन बैकवर्ड डायरेक्शन एंड एज अ रिजल्ट वाटर विल पुश दिस ऑर्गेनिज्म इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो पानी को पीछे धकेलने से ऑर्गेनिज्म आगे मूव कर जाता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हमारी कश्ती के साथ, हमारी बोट के साथ लगे हुए चप्पू काम करते हैं. जब पानी को पीछे धकेला जाएगा तो जाहिर है कश्ती आगे की तरफ मूव करेगी. लेकिन इसके अलावा ये वाला ऑर्गेनिज्म एक और किस्म की मूवमेंट भी कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज अ रोटेशनल मूवमेंट. ठीक है,
रोटेशन मूवमेंट कैसी होगी माय डियर स्टूडेंट्स? बाय प्रोवाइडिंग अ स्पाइरल मूवमेंट और स्पाइरल मोमेंटम एट द बेस ऑफ द बेसल बॉडी। तो जब बेस से ही मूवमेंट स्टार्ट होगी तो ये पूरे का पूरा फ्लैजेलम ये भी क्या करेगा? घूमेगा। और इसे घूमने के साथ लुक एट दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के यूग्लिना, ये भी जिगजैग वे में मूव करता है। इसका मतलब ये होगा कि ये वाला ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है बल्कि ये जिगजैग फैशन में घूमता हुआ जा रहा है। तो इस किस्म की जो मूवमेंट है उसे हम लोग फ्लैजेलर मूवमेंट का नाम देते हैं, बिकॉज कि इन दोनों किस्म के मूवमेंट में फ्लैजेला इज द की ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन। बट लुक एट दिस वीडियो नाउ। इस वीडियो में आपको ऑर्गेनिज्म एक और स्पेशल किस्म की मूवमेंट करता हुआ नजर आ रहा है और इसमें ऑर्गेनिज्म अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। हाउ दिस ऑर्गेनिज्म कैन कैरी आउट द चेंज इन द डायरेक्शन? तो आंसर है by means of the very specific pellicle and muscular units in the body, कि जब ये वाले मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये वाले मस्कुलर यूनिट्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी अजीबोगरीब तरीके से छोटी और चौड़ी हो जाती है। इसके चौड़े होने का प्रोसेस, इसकी वाइडनिंग का प्रोसेस इसके इंटीरियर एंड से स्टार्ट होता है जो वेव की तरह से चलते हुए उसके बैक एंड तक पहुंच जाता है और इसी दौरान में ऑर्गेनिज्म अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। इस किस्म की मूवमेंट जिसमें पेलिकल इन्वॉल्व है और इसके मायोनिम फाइबर्स इन्वॉल्व हैं, दैट इज कॉल्ड एज यूग्लिनॉइड मूवमेंट। राइट, उसको लिखते हैं आप लोगों के लिए, दैट इज कॉल्ड एज यूग्लिनॉइड मूवमेंट। अब आप क्या करेंगे कि आप इन 1 मिनट के लिए इन दोनों वीडियोस को पैरेलल चला के देखेंगे। ऊपर वाली वीडियो आपको बता रही है कि ये जो मूवमेंट्स हो रही हैं दीज आर ड्यू टू एक्शन ऑफ फ्लैजेला, और जो नीचे वाली मूवमेंट्स हो रही हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म अपनी डायरेक्शन को चेंज करता हुआ नजर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज यूग्लिनॉइड मूवमेंट। सो दैट्स इट फ्रॉम यूग्लिना। और अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म की तरफ, दैट इज कॉल्ड एज अ पैरामीजियम, और देखते हैं कि पैरामीजियम किस तरीके से लोकोमोट करता है। सो लेट्स मूव टू द सेकेंड हाफ ऑफ द बोर्ड। नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म that is under discussion in the terms of locomotion is paramecium. अगर आप इस पैरामीशियम को पहचानना चाहें तो बहुत आसान है। यू नो वेरी वेल कि इसकी एक स्लीपर शेप शक्ल है, लेकिन ये स्लीपर उल्टा है, यानी कि इसकी चौड़ी साइड आगे की तरफ है और इसका जो पॉइंटेड एंड है वो पीछे की तरफ है। जस्ट फॉर फन आपको बता रहा हूं, जैसे कि इस जमाने में छोटे होते हुए समझते थे कि चुड़ैल के पांव पीछे की तरफ होते हैं, तो आप ये समझ लें कि एक चुड़ैल के पांव की तरह से है। इसका जो ब्लंट एंड है वो आगे है और जो पॉइंटेड एंड है वो पीछे। यू कैन सी कि इस ऑर्गेनिज्म की ऑल एक्सटीरियर मीन बॉडी के चारों तरफ दीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, और ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं दे आर कॉल्ड एज सीलिया। और अगर मैं इनमें से एक की बात करूं तो दैट वेरी सिंगल स्ट्रक्चर इज नोन एज सीलियम। ये जो सीलिया है इसकी बॉडी के ऊपर, दे आर बेसिकली डायरेक्टेड बैकवर्ड एंड दे डू एक्ट एज ओर्स। ये भी किसी चप्पूओं की तरह से काम कर रहे होते हैं, राइट। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप इस पर्टिकुलर बोट में बैठे हुए डिफरेंट किस्म के सेलर्स को देखें। तो ये जितने भी सेलर्स हैं वो इकट्ठे चप्पू को पानी से बाहर निकालते हैं और पानी के अंदर डालते हैं, पीछे को पुश करते हैं, दोबारा से बाहर निकालते हैं और दोबारा से पानी में डालने के बाद एक पुश देते हैं। तो इससे ये पूरी की पूरी बोट बहुत स्पीड से आगे की तरफ मूव कर जाती है। सेम इज द जॉब ऑफ दीज सीलिया। ये वाले सीलिया एक कोऑर्डिनेटेड वे में, जैसे पुरानी वीडियो में आपने देखा था कि सारे इकट्ठे मिलकर एक तरह की मूवमेंट कर रहे होते हैं, ऐसे ही ये वाले सीलिया अपने काम को डिवाइड कर लेते हैं। यानी कि कुछ सीलिया रिकवर हो रहे होते हैं, मीन टू से कि वो चप्पू को बाहर निकाल रहे होते हैं, और उनमें से कुछ सीलिया चप्पू को पानी में डाल के पीछे फोर्स लगा रहे होते हैं। इस तरीके से पहली वाली एग्जांपल की तरह से जर्क से ही लगते हैं, बल्कि बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करती रहती है। सवाल ये है कि ये जो सीलियम है
ये क्या स्ट्रक्चर है, कहाँ से निकले हैं, कहाँ से बने हैं, तो अंडरस्टैंड करने के लिए इस पर्टिकुलर एनिमेशन को देखते हैं। ये वाले सीलिया बेसिकली एक बेसल बॉडी से ही डेवलप होना शुरू होते हैं, जैसा कि फ्लैजेलम के केस में हुआ था। लेकिन फ्लैजेला कॉन्सिडरेबली लंबा स्ट्रक्चर है, लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक लंबी स्ट्रक्चर होती है। इस स्ट्रक्चर के अंदर झांक के देखते हैं क्या है। तो जब मैंने इस स्ट्रक्चर के अंदर झांक के देखा तो मुझे पता चला कि इसके बाहर बेसिकली सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, इसके अंदर मुझे नजर आ रही है बड़े यूनिक किस्म की अरेंजमेंट ऑफ द फाइब्रिल्स। ये वाले फाइब्रिल्स किस तरह अरेंज हैं? लुक एट दिस कि इनके 9 पेयर्स जो इस क्रॉस सेक्शन में आप लोगों को 8 की शक्ल के नजर आ रहे हैं, दे आर बेसिकली 9 पेयर्स। हम इन्हें बोलते हैं कि दीज आर 9 पेरिफेरल पेयर्स ऑफ fibrils, myofibrils, because they can contract and relax, so we can safely say them as myofibrils. Right, my dear students? इसके अलावा आप इसके सेंटर को भी फोकस करें तो आपको नजर आएगा कि इसके अंदर 2 सेंट्रल फिलामेंट भी प्रेजेंट है। तो इस अरेंजमेंट को हमारी इनवर्टिब्रेट ज़ूलॉजी की बुक्स क्या लिखती हैं? 9+2 अरेंजमेंट। जो 9 है वो पेरिफेरल को अरेंज कर रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो 2 है वो नॉट ओनली सेंटर वाले 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, बल्कि जो साइडों पे पेयर्ड मायोफाइब्रिल्स है उनको भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम इसे 9+2 अरेंजमेंट का नाम देते हैं। जब ये वाले मायोफाइब्रिल्स बाहर निकल रहे होते हैं तो साथ साथ ही सेल मेम्ब्रेन भी उसके ऊपर चढ़ जाती है, तो मेरे पास बन जाता है ये एक लोकोमोटरी अपरेटस। आप दोबारा से चप्पू की एग्जाम्पल को अपने माइंड में रखें कि चप्पू मेरे पास वो एक स्ट्रक्चर है, लेकिन कभी मैं उसे पानी में डालता हूँ और फिर जब मैंने उसको निकालना होता है, चार्ज करना होता है दोबारा से, तो मैं उसे पानी से बाहर निकाल लेता हूँ। किसी खास अगर मैं घुमा के ऊपर लेके आता हूँ, फिर दोबारा से पानी में डालता हूँ, फिर एक फोर्स लगाता हूँ। अल्लाह ताला ने ये वाली सलाहियत, ये वाली अकल इस छोटे से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी दी। इन्होंने क्या किया है कि लुक एट दिस कि इन्होंने अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉडी अपने सीलिया को डिवाइड कर लिया है इन 2 पीसेस। अगर आप मुझे कहें तो आपके लिए ड्रॉ करता हूं। लुक एट दिस। राइट, दिस इज द लेंथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इस लेंथ में आपकी देखें कि 1 2 3 4 5 फॉर एग्जाम्पल इस तरह हैं, तो जो अगले 5 हैं वो इस स्टेट में, राइट। फिर उसके बाद जो अगले 5 हैं वो इस स्टेट में हैं, और जो अगले 5 हैं फॉर एग्जाम्पल वो इस फेज में, राइट। अगर आप इस पर्टिकुलर सीलियम को देखें तो इट इज इन दिस डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि ये वाले सीलिया इस वक्त वाटर को पीछे पुश कर चुकी हैं, तो दे हैव गॉन थ्रू द स्ट्रोक। उन्होंने एक स्ट्रोक लगा लिया है पानी को पीछे धकेलने वाला। लेकिन अगर आप इनको देखें तो ये इस फेज में है, इसका मतलब है कि ये स्ट्रोक लगाने को तैयार है। इस फेज से इस फेज में जाने के लिए अगेन आपको अंडरस्टैंड करना है कि हम कैसे चप्पू को पानी में से बाहर निकालते हैं और फिर दोबारा पानी में डालते हैं। That pivoting movement of the oar is also taking place over here, कि ये वाले सीलिया अपने आप को ऐसे घुमाते, समथिंग लाइक इट। और जब ये इस फॉर्म में आ जाएंगे तो हम इसे बोलेंगे कि अब ये चार्ज्ड है, और जब ये स्ट्रोक लगा लेंगे तो हम बोलेंगे कि नाउ इट हैज गॉन थ्रू द प्रोसेस ऑफ व्हाट, इफेक्टिव स्ट्रोक। तो जब एक सीलिया इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाता है तो ये लगाता है क्या, इफेक्टिव स्ट्रोक, इफेक्टिव स्ट्रोक। लेकिन एक दफा पानी को पीछे धकेलने के बाद जब यही वाला सीलियम घूम के दोबारा इस फेज में आता है, आफ्टर हैविंग अ पिवटिंग फोर्स, यहाँ पे दोबारा चार्ज्ड फॉर्म में खड़ा होता है टू पुश द वाटर अगेन। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के सफ़र को, यहाँ से यहाँ तक जाने के सफ़र को हम लोग क्या बोलते हैं,
रिकवरी स्ट्रोक। क्या बोलते हैं हमारे स्टूडेंट्स? रिकवरी स्ट्रोक। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि इस वाले केस में ये इफेक्टिव स्ट्रोक लगा रही हैं, तो ये वाले रिकवरी स्ट्रोक लगा रही हैं, ये वाले इफेक्टिव स्ट्रोक लगा रहे हैं, ये वाले रिकवरी स्ट्रोक लगा रहे हैं। तो इस तरीके से एक वेव लाइक मूवमेंट इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के पैरेलल चलती रहती है। इस वाले केस में सीलिया अपने आप में एनर्जी लोड करते हैं और इस वाले केस में उस एनर्जी को यूज करते हैं टू एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द वाटर इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ज़ाहिर है इस सारे काम के लिए हमें चाहिए केमिकल एनर्जी, और वो केमिकल एनर्जी कहां से आई थी? डेफिनेटली एटीपी से। ये वाले सीलिया कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं? इसके कॉन्ट्रैक्शन के मैकेनिज्म को हमें समझाया 1955 में एक ब्रैड फोर्ड नामी साइंटिस्ट ने। दिस वेरी साइंटिस्ट ब्रैड फोर्ड, इसने क्या बताया कि अगर आप लोग इस पर्टिकुलर सीलियम को काट के देखेंगे तो आपको इसमें नजर आएंगे मायोफाइब्रिल्स, जिसकी अरेंजमेंट मैंने आपको बताई थी, दैट वाज बेसिकली व्हाट 9+2 अरेंजमेंट। उसने क्या बताया आप लोगों को कि बेसिकली अगर आप इस सेक्शन को देख रहे हैं तो इसमें से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 पेयर्स, और ये सेंटर में ये वाले 2 पेयर्स, दीज आर ऑल फाइब्रिल्स। इस तरह से फाइब्रिल्स। अब मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं इस पर्टिकुलर 9 पेयर ऑफ फिलामेंट्स को डिवाइड करूं, 2 इक्वल हाफ तो नहीं हो सकते। कैसे होगा? 4 and half 4 and half। तो नेचर ने क्या किया? इनको सलाहियत दी, इन यू कैन से ऑर्गेनेल्स को, कि वो अपने काम को डिवाइड करें एज पर इट्स रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल इस वाली पोर्शन में 1 2 3 4 5 इतने पोर्शन में कितने फिलामेंट आ गए हैं हमारे पास? 5। तो ये वाली जो 5 पेयर्स है, व्हेन दे विल कॉन्ट्रैक्ट तो दे विल कॉज अ बेंडिंग इन दिस पर्टिकुलर सीलिया, और उसके रिजल्ट में डेवलप होगा ज्यादा फोर्स वाला क्या? इफेक्टिव स्ट्रोक। लेकिन ऑन द अदर टाइम, अदर मोमेंट मीन अगले टाइम पे जब ये वाले फिलामेंट रिलैक्स हो रहे होंगे तो ये वाले जो 4 क्या है? एस शेप स्ट्रक्चर थे, आपको याद है एस शेप स्ट्रक्चर्स, वो वाले जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उस वक्त एनर्जी कम लगेगी। तो ये वाले फिलामेंट रिलैक्स होकर और ये वाले फिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट होके इसको दोबारा किस फॉर्म में लेके चले जाएंगे? इफेक्टिव स्ट्रोक लगाने वाली फॉर्म में लेके चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि जब मेरे पास इन 9 में से 5 मायोफाइब्रिल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इफेक्टिव स्ट्रोक होगा, और जब 4 मायोफाइब्रिल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो रिकवरी स्ट्रोक होगा। तो इस तरह से इफेक्टिव और रिकवरी स्ट्रोक लगाते लगाते ये वाले ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे? वेव लाइक मोशन ऑल अराउंड द बॉडी क्या करेंगे? डेवलप कर लेंगे। लेकिन आपने एक बात और गौर से देखनी है कि आपको इस ऑर्गेनिज्म की एक साइड पर यहाँ पे इसका गलेट भी नजर आ रहा है। इस पर्टिकुलर साइड पे अगर आप देखें तो नंबर ऑफ सीलिया आप लोगों को बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। इस वजह से ये वाला ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है? ये अपनी मूवमेंट को भी जिग जैग, बिकॉज इज इनबैलेंस्ड वन, इस इनबैलेंस्ड नेचर की वजह से इसकी मूवमेंट भी यूगिना की तरह से क्या हो जाती है? जिग जैग हो जाती है। लेकिन ये ऑर्गेनिज्म एक काम और भी कर सकता है। इंस्टेड कि वो सिर्फ हमेशा स्ट्रेट डायरेक्शन में जाए, ये वाले सीलिया कोऑर्डिनेटेड वे में मूव कर सकते हैं, और एक तरफ की सीलिया ज़्यादा बीट करे, एक तरफ की सीलिया कम बीट करके डायरेक्शन को चेंज भी कर सकते हैं। प्लस ये वाले सीलिया अपनी मूवमेंट को ऑल टुगेदर रिवर्स करके इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को बैक गियर लगवा के इसकी गाड़ी को पीछे भी करवा सकते हैं। तो दीज ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कैन मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, दे कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन, दे कैन ऑल्सो कैरी आउट द बैकवर्ड मूवमेंट। तो ये सारी की सारी मूवमेंट्स करवाने वाले ग्रेट ऑर्गेनिज्म का नाम मेरे पास क्या है? पैरामीशियम। सो दैट्स इट फॉर द लोकोमोशन इन पैरामीशियम। और हम चलते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज कॉल्ड एज द लोकोमोशन इन अमीबा। माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात करें हैं थर्ड प्रोटेस्ट की, दैट इज बेसिकली एनिमल लाइक प्रोटेस्ट। और यू नो वेरी वेल, हमने पढ़ा हुआ इस चीज को कि ये ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेंटेन इट्स शेप। और आपको ये वाली बात भी पता है कि अपनी शेप क्यों मेंटेन नहीं कर रहा था?
बिकॉज इट लैक पेलिकल। आपको याद है कि इसके बाहर कोई पेलिकल नहीं थी। तो जब पेलिकल ना हो तो शेप मेंटेन नहीं रह सकती। अब समझने वाली बात यह है कि जब इसी कोई शेप ही नहीं है तो इसका इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किसी समय में भी लग के उसकी शेप को क्या कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की दो जेल्स को समझना है, मीन टू से इसके प्रोटोप्लाज्म को समझना है। इसके प्रोटोप्लाज्म दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है डेंसर वन और उसे हम लोग नाम देते हैं प्लाज्मा जेल, और एक है हमारे पास लिक्विड फ्रैक्शन दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा सोल। राइट, इट इज अ थ्योरी। क्या ये वाकई एग्जिस्ट काम करती है नहीं, इट इज सेकंड इशू, बट अब तक एक्सप्लेनेशन में ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी। दिस इंटीरियर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म it is more liquid, it is called as plasma soul, और जो पेरिफेरल पोर्शन है that is more denser, it is more hard, it is called as plasma gel। कॉन्टिन्यूसली प्रेशर चेंज होता रहता है किस में, प्लाज्मा सोल में। तो जब कभी भी प्लाज्मा सोल की बात की जाएगी तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपने ये फिजिक्स में ये बात पढ़ रखी होगी, ऑल डायरेक्शंस में इक्वल फोर्स लगाते हैं। इसका मतलब ये है कि इस ऑर्गेनिज्म की प्लाज्मा जेल पे तमाम तरफ इक्वल फोर्स लग रही है। जहां कहीं भी प्लाज्मा जेल की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी या उसके ऊपर लगने वाला प्रेशर बाकी जगहों की निस्बत क्या होगा, कम होगा, तो उस पर प्लाज्मा सोल का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और ये वाली प्लाज्मा जेल वहाँ से हट जाएगी और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्लाज्मा सोल उसके बाहर फैल जाएगा और उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही इसका एक पाँव सा बन जाएगा। चूंकि ये पाँव हकीकत में लोकोमोशन के काम नहीं आ रहा, इसीलिए हम इसे नाम कह देते हैं सूडोपोडिया। Whenever we use term सूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फीट और पाँव, तो ये झूठे पाँव हैं, दे आर बेसिकली फॉल्स फीट। तो जब दोबारा से प्लाज्मा जेल इसके अराउंड अपनी स्ट्रक्चर को डेवलप करेगी तो जाहिर है किसी और तरफ प्लाज्मा जेल का प्रेशर कम हो जाएगा, तो उस तरफ से प्लाज्मा सोल बाहर निकल आएगा। तो एक जंग है बेसिकली बिटवीन प्लाज्मा सोल एंड प्लाज्मा जेल दैट बेसिकली फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस फ्रॉम द इनसाइड टू द आउटसाइड। राइट, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये माइक्रोस्कोप की फील्ड में मूव करने वाला सबसे स्लो ऑर्गेनिज्म है। आप यही समझ कह सकते हैं कि शायद ये ऑर्गेनिज्म अपनी जगह पे खड़ा ही डिफरेंट डायरेक्शन में अपनी साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस निकालता रहता है और उसे रिट्रैक्ट करता रहता है। बट इफ वी प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ स्टिमुलस तो इसकी प्रोजेक्शंस बनने की सम्मत डायरेक्शनल भी हो सकती है। तो इट कैन मूव towards the stimulus or it can move away from the stimulus, but in normal circumstances it remain almost in the field view of the microscope, that is very, very limited. So that's it with the locomotion in amoeba. आप लोगों से हम part 2 में मिलेंगे to discuss the locomotion in various other invertebrate groups. Till that time I would